वहीं रुड़की में एक फैक्ट्री में भारी मात्रा में मिट्टी से भराव किया जा रहा था, जिसमें लगभग 12 फीट मिट्टी का भराव किया गया। वहीं जब इसकी सूचना जिला खनन अधिकारी को मिली तो तत्काल जिले से खनन अधिकारी ने टीम गठित कर जांच पड़ताल के लिए मौके पर भेजा। जांच करते समय टीम ने बहुत सी खामियां यहां पर पाई। मानकों के मुताबिक अधिक मात्रा में मिट्टी का मिलना भी पाया गया। वहीं खनन अधिकारी का कहना है कि विभागीय टीम के लिए जांच कर ली गई है। तत्काल ही फैक्ट्री मालिक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं रुड़की के नारसन में भयंकर सड़क हादसा हुआ, जहां एक कार आगे जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने के चक्कर में रेलिंग तोड़ते हुए पलट गई। वहीं इस हादसे में नोएडा के 3 से 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार की स्पीड इतनी थी कि वो कंट्रोल नहीं हो पाई। हादसा होता देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायल लोगों को कार से बाहर निकाला, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि यह हादसा ठीक उसी जगह पर हुआ जहां दिल्ली से अपने घर आ रहे भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का हादसा हुआ था, जिसमें ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ी की हालत क्या हो गई थी, कितनी खतरनाक ये जो भिड़ंत थी वो रही होगी। भयंकर सड़क हादसा जो रहा उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। तेज रफ्तार में ये कार अनियंत्रित होकर जो है पलट गई थी। हादसा देखिए कितना भयंकर रहा। इसमें 3 से 4 लोग घायल होने की खबर भी सामने आई है। वहीं उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं आगामी 6 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। इस बार बोर्ड परीक्षा में 2,59,439 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। हाई स्कूल में 1,32,115 तो इंटरमीडिएट में 1,27,324 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जिसके लिए पूरे प्रदेश में 1,333 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिनमें 191 संवेदनशील और 18 अति संवेदनशील केंद्र हैं। बोर्ड परीक्षाओं की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। साथ ही परीक्षा केंद्रों में धारा 144 लागू रहेगी। इसके साथ ही मोबाइल को पूरे तरीके से प्रतिबंधित किया गया। इस साल पहली बार उत्तराखंड बोर्ड इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराई जा रही है। पहले दिन परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। बना है, टफ तो नहीं था? नहीं नहीं सर, टफ तो नहीं था, बहुत ही इजी था पेपर। और जो क्वेश्चन आया था, जो मैम ने पढ़ाया था, वही आया था। बहुत ही अच्छा लगा पेपर देखे कि फर्स्ट टाइम दिया है। कोरोना टाइम था तो दे नहीं पाए थे हम लोग, तो बहुत ही अच्छा लगा पेपर देके और बहुत ही ईजी आया था। थैंक यू सर। मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है आज का, क्योंकि मैं पहले से रिवाइज़ कर रही थी पेपर के बारे में, और मैंने जितने भी क्वेश्चन आए मैंने सारे किए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने ऊपर मैं पास हो जाऊंगी। और बहुत इंटरेस्टिंग पेपर आया था। जो भी मैंने पढ़ा रखा था वो सारा आ रखा था। और अच्छा है और आगे और हमने पहले घर से मैं जब आई थी तो मेरे को बहुत डर लग रहा था कि मतलब पहली बार ऐसे कैसे सर होंगे वहाँ पर अच्छी थी वहाँ की टीचर जो आई थी वहाँ से, और तो डर अब खत्म हो गया है। और बाकी जो हम पेपर हमारा हिंदी का था और पेपर बहुत अच्छा गया और इजी भी था पेपर। हाँ बिल्कुल, पढ़ने वाले बच्चे तो बिल्कुल कर सकते हैं ये पेपर आराम से, बहुत इजी पेपर था। बना है, टफ तो नहीं था? नहीं नहीं सर, टफ तो नहीं था, बहुत ही इजी था पेपर। और जो क्वेश्चन आया था, जो मैम ने पढ़ाया था, वही आया था। बहुत ही अच्छा लगा पेपर देखे कि फर्स्ट टाइम दिया है। कोरोना टाइम था तो दे नहीं पाए थे हम लोग, तो बहुत ही अच्छा लगा पेपर देके और बहुत ही ईजी आया था। थैंक यू सर। मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है आज का, क्योंकि मैं पहले से रिवाइज़ कर रही थी पेपर के बारे में, और मैं चमोली में विधानसभा बजट सत्र के दौरान महिला कांग्रेस ने सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा। महिला कांग्रेस ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर पुलिस बैरिकेड्स पार करते हुए दिवाली खाल पहुंचे और अंकिता भंडारी हत्याकांड, पेपर लीक मामले समेत अन्य मामलों में सरकार को घेरा। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस महिला ज्योति रौतेला ने कहा कि बीजेपी सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, अंकिता हत्याकांड मामले में दोषी को बचाने में लगी है। वहीं कांग्रेस नेता उषा राउत ने कहा कि
भाजपा सरकार में महिलाएं असुरक्षित हैं। अंकिता की बीजेपी नेता ने हत्या की। वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता की हत्या की गई? ऐसा सवाल भी उनकी तरफ से खड़ा किया गया। आज अंकिता भंडारी का जो हत्या हुआ है वो है क्योंकि अभी तक उस केस को में कुछ भी नहीं हुआ है। जो चार्जशीट मैंने पढ़ी है वो बहुत हल्की बनाई गई है, यानी कातिलों को बचाने की कोशिश की गई है। हमारी धामी सरकार से ये मांग है। मैं परसों अंकिता भंडारी के घर गई थी और बड़ा अफसोस लगा इस बात का कि जब अंकिता की हत्या हुई थी तो उसके पेरेंट्स को भी, उसकी माँ तक को उसके अंतिम दर्शन नहीं करने दिए गए थे और उनके परिवार को मुख्यमंत्री जी ने उनके घर जाके एक वादा किया था कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे। देखिए, एक पहाड़ की जो बेटी है, बड़ी मुश्किल से उसके माँ बाप उनको पढ़ा लिखा के ये आत्मविश्वास देते हैं कि वो बाहर जाके नौकरी कर सके, इंडिपेंडेंट हो सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके। एक बेटी के साथ ऐसा अपराध हुआ है और उसमें सरकार की जो ढुलमुल रवैया है वो समझ नहीं आता क्यों है। सबसे पहले तो सरकार को इसमें सीबीआई की जांच तुरंत करनी चाहिए थी, पर यही लगता है कि सरकार और सरकार के नुमाइंदे इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए वो इस केस को ढीला कर रहे हैं। महिला कांग्रेस के द्वारा भराड़ीसैंण गैरसैंण में जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, जो हमारे अंकिता भंडारी जो कि एक बहुत गरीब परिवार की लड़की थी और वो नौकरी के लिए बाहर गई थी और जिस तरह से उस लड़की की हत्या की गई है, तो आज पूरा उत्तराखंड जो हमारी देवभूमि है बहुत अपने को शर्मिंदा महसूस कर रही है। और इस समय महिला कांग्रेस ने ये निश्चय किया है कि अंकिता भंडारी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जो वीआईपी है अगर उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा, तब तक महिला कांग्रेस हो चाहे उत्तराखंड की जितनी भी महिलाएं हैं, आंदोलनकारी महिलाएं आंदोलनरत रहेगी जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया, जिसे विपक्ष ने निराशाजनक बताया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बजट बेहद निराशाजनक है। इसमें युवाओं, किसानों और आमजन की घोर उपेक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुना कैसे हो, इस पर कोई प्रावधान नहीं किया गया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि विकास के कार्य कैसे आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर कुछ भी नहीं किया गया। केवल केंद्र पोषित योजनाओं के आधार पर बजट प्रस्तुत किया गया। जो बजट जो है सरकार ने प्रस्तुत किया है, घोर निराशाजनक वाला बजट है। नौजवान साथियों की घोर उपेक्षा की गई है। आम जन के हितों के विपरीत का वाला ये बजट है। महंगाई कैसे कम होगी उस पर कोई बात जो इस बजट में नहीं कही गई। किसानों की आय दुगना करने का वादा लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन आय दुगने करने के लिए कोई प्राविधान जो है इसमें नहीं किए गए हैं। विकास के कार्यों को आगे कैसे बढ़ाएंगे उसका कोई इसमें व्यवस्था नहीं है। सिर्फ जो है ये सरकार जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उसके माध्यम से अपने बजट को जो है प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। तो घोर निराशाजनक वाला बजट है और आम जन जो है इस बजट से कोई लाभ होने वाला नहीं। जो बजट जो है उत्तराखंड में बजट सत्र का चौथा दिन चल रहा है, जिसमें 2 दिन पहले सत्र से निलंबित हुए विधायकों ने सदन में मुद्दा उठाया। उन्होंने निलंबन की कार्रवाई को पूरे तरीके से गलत बताया। बता दें कि सत्र के चौथे दिन भी सदन में विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार की को घेरने की कोशिश करता रहा। इसके साथ ही विपक्ष ने बजट को भी निराशाजनक बताया। भाजपुर में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने नगर निगम और के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ दोराहा नैनीताल मार्ग पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जहां पर प्रशासन ने अभियान के दौरान जेसीबी की मदद से सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया और अभियान के दौरान प्रशासन और व्यापारियों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस दौरान एसडीएम राकेश तिवारी ने कहा कि प्रशासन पहले लोगों को अतिक्रमण हटाने की अपील कर रही, साथ ही साथ कुछ लोगों ने जब अतिक्रमण नहीं हटाया उसके बाद टीम ने अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के खिलाफ चालान भी किए जा रहे हैं। हाँ, G20 के दृष्टिगत हमने 4-5 बार बैठकें भी कर रखी हैं व्यापार मंडल अन्य अधिकारियों के साथ, और उसमें सेक्टर ऑफिसर भी रहे और कई बार अनाउंस भी कर दिया गया और 1-2 बार हल्का फुल्का कार्रवाई की गई।
कुछ लोग उसमें अधिकांश व्यापारी मान गए, अपने टीन सेट वगैरह को उन्होंने जो अस्थायी इंक्रोचमेंट था उनके द्वारा हटा लिया गया, लेकिन कुछ 10-15% इस तरह के थे जो जिनके द्वारा हमारे कई बार रिक्वेस्ट करने और कहने के बावजूद भी नहीं माने, तो आज उस इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। और जो प्रथम दृष्टया पकड़े जा रहे हैं तो उसमें उनके द्वारा जैसे ठेले वाले हैं, फड़ वाले हैं, वो उनको 2000 रुपये का चालान भी करवाया जा रहा है। और ये कार्रवाई आगे भी गतिमान रहेगी। हम G20 की व्यवस्था के लिए दोराहा से केलाखेड़ा, दोराहा और बाजपुर के साथ साथ बरहनी को चाक चौबंद रखेंगे और इसमें सबके सहयोग की भी अपेक्षा करते हैं। हाँ, वहीं लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के बिंदु खता में बीते दिनों संतोष राम के साथ हुई मारपीट मामले में पुलिस को सौंपे प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे हताश युवक ने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें उसने अपनी आत्महत्या का जिम्मेदार लालकुआ पुलिस और मारपीट करने वाले लोगों को ठहराया। जिसके बाद युवक की तरफ से जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया गया, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में सुशीला तिवारी राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक का उपचार चल रहा है। वहीं मामले में कार्रवाई को लेकर परिजनों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी से मुलाकात करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद सीओ की तरफ से कार्रवाई का आश्वासन देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने का भरोसा दिया। क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे दर्द क्यों नहीं कराए इन लोगों ने। तो अभी सीओ साहब के पास आए, क्या सीओ साहब के पास आए, उनके हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि मेरे लिए भाई आप औरती का पालन करवाइए, न्याय करें हमारा। बस पहले देखा जाएगा कि पक्ष किस तरह से इन्होंने अपना रखा है और विपक्षी को भी हम सुनेंगे। उसके बाद कोई भी अगर ढीला हवाली अगर पाई जाएगी तो उसमें भी विभागीय कार्रवाई तुरंत की जाएगी। परिजनों को आश्वासन दिया है कि आज शाम तक जितनी भी हमें कार्रवाई आज कर लेंगे उनको सूचित स्वयं मैं ही करूंगी और उनको उनका पक्ष सुन के और थाने की कार्रवाई सबसे उनको अवगत कराऊंगी। विवेचना का कारण है, हाँ विवेचना तो जारी रहेगी। उसके बाद जितना भी उनको न्याय मिलेगा हम पुष्टि कर सकते हैं और उनको त्वरित हम न्याय दिलवाएंगे। चलिए, देवभूमि उत्तराखंड में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।